हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल विद्यावती एकेडमी में। मैं विवेक और आप लोग रोज़ की तरह देख रहे हैं यूपी बीएड में जीके और जीएस के प्रश्नों का अभ्यास सेट। तो मित्रों, जो आज का अभ्यास सेट है वह भी जनरल नॉलेज से ही संबंधित है। आज के अभ्यास सेट में पुनः 25 प्रश्नों को कंसीडर किया गया है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इस प्रश्न को निकाला गया है और ये वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। अभी आपको कुछ एक आध ऐसे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो पिछले मेरे ही वीडियो में आपको रिपीट दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जापान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारत और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नॉर्वे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो मताधिकार का आयु पहले 21 वर्ष हुआ करता था उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यह किया गया है 88वां संविधान संशोधन 1999। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 5 सितंबर को लेकर के, लेकिन ऑप्शन में भी 5 सितंबर ऑप्शन में भी है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 अक्टूबर, बी कह रहा है 5 दिसंबर, सी कह रहा है 5 अगस्त और डी कह रहा है 5 सितंबर। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैं इस प्रश्न को छोड़ दूं? चलिए बता ही देते हैं। तो इस तरह से जो विश्व शिक्षक दिवस है वह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वह कौन था जिसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे थे गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गुरु नानक देव। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल एक बहुत देशी परियोजना है। यह परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, बी कृष्णा, सी सतलुज और डी ताप्ती नदी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अब सतलज नदी कहाँ पर पड़ता है ये आप लोग देख लीजिएगा, पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं और 6 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वह होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एनसीटीई क्या कह रहा है? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग देख पा रहे हैं कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि जैनवाद के अनुसार, मतलब जैन धर्म या जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 24, बी कह रहा है 25, सी कह रहा है 22 और डी कह रहा है 23। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 कर रहा है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। जो चूना पत्थर है उसका परिष्करण जब होता है, परिष्कृतीकरण के बाद जो उसका बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मार्बल, ऑप्शन बी कह रहा है स्लेट, ऑप्शन सी कह रहा है क्वाइट, ऑप्शन डी कह रहा है नाइट। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, मार्बल। जब चूना पत्थर परिष्कृतीकरण से गुजरता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे हम मार्बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। सी कह रहा है यह 1980 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च अधिकारी होता है या भारत का प्रथम नागरिक होता है, उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य वह अपनी स्वेच्छा से किसी फील्ड को लेकर के मनोनीत करते हैं, तो वह सदस्यों की संख्या हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 12 सदस्य, बी कह रहा है 15 सदस्य, सी कह रहा है 6 सदस्य और डी कह रहा है 9 सदस्य। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों की संख्या 12 है। खेल, साहित्य, शिक्षा आदि के क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कथा साहित्य, जिसे हम फिक्शन राइटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है साहित्यिक कार्य। ऑप्शन डी कह रहा है साइंस यानी विज्ञान। ऑप्शन डी कह रहा है औषधि यानी मेडिसिन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि चौथा खंभा यानी फोर्थ पिलर, जो चौथा खंभा है वह संप्रत्यय संदर्भित करता है। मतलब जो चौथा पिलर है वह क्या है? हमारे लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न इन तरह से पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है न्यायपालिका, बी कह रहा है विधायिका, सी कह रहा है प्रेस और डी कह रहा है कार्यपालिका। तो जो हम अपने लोकतंत्र का जिसे हम चौथा पिलर मानते हैं उसे मीडिया कहते हैं यानी प्रेस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सम्राट अशोक, बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी कह रहा है समुद्रगुप्त और डी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को हम भारतीय नेपोलियन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार की बात कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 280 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 324। तो इस तरह से जो निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है वह हो जाएगा आपका उत्तर डी, अनुच्छेद 324। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। कह रहा है कि पोंगल त्यौहार है, यह पूछ रहा है कि पोंगल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है असम, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी कह रहा है केरल। तो इस तरह से जो पोंगल त्यौहार है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु का त्यौहार पोंगल त्यौहार है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना?
2014 की बात है। भारत में एक संविधान संशोधन किया गया और एक स्टेट को तोड़कर 28 स्टेट से 29वें स्टेट का गठन किया गया। तो वह कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए कह रहा है तेलंगाना, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है छत्तीसगढ़ और डी कह रहा है झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, तेलंगाना। किससे तोड़ करके उसे अलग किया गया था? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है जापान की संसद का नाम क्या है? अभी हम इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बांग्लादेश के संसद, जो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो आप देख सकते हैं कि हर बार जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी संसद के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि जापान के संसद का नाम है ऑप्शन ए नेसेट, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी डायट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, डायट जापान के संसद को कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? जो ओमान की राजधानी है वह कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वह रियाद में स्थित है, ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं अबू धाबी में, ऑप्शन सी कह रहा है पगला गए हो क्या, रामल्लाह में है, ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन डी कह रहा है कि एकदम पगले हो का, मरकट में ना है जी। सही जी, सही, मरकट में ही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ओमान की राजधानी मरकट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है? सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है और बार बार ये आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में पूछ ही लिया जाता है। तो कल्चर, जो बिहू कल्चर है वह कहाँ का है? ऑप्शन ए कह रहा है असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से बिहू जो मुख्य त्यौहार है वह हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। जो भारत का संविधान है वह किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है संविधान में, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी कह रहा है 12, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 15। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मतलब अनुच्छेद 51 ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। यह विटामिन सी ही बार बार पूछता है, कम से कम 2014 से लेकर के 2022 तक भर में 5 से 6 बार विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के बारे में जिक्र किया है। कभी कभी विटामिन ई और बी को भी दिखा देता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? यह इंडिया की बात नहीं कर रहा है, यह कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को निर्धारित किस तिथि के लिए, किस अवधि के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2011 से 2025, ऑप्शन बी कह रहा है 2001 से 2015, ऑप्शन सी कह रहा है 2016 से 2030, ऑप्शन डी कह रहा है 2006 से सन 2020 तक। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से 2030 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी कौन है, इनको किस पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन कि निर्मल भारत अभियान से, ऑप्शन बी कह रहा है बचपन बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी कह रहा है चिपको आंदोलन से। इस तरह से जो कैलाश सत्यार्थी थे वह संबंधित थे बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न 25 नंबर का जो प्रश्न है वह आखिरी प्रश्न है। आइए देखते हैं उसे। कह रहा है कि किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2016 में भारत का अंतिम रेल बजट पेश किया गया था। अब रेल का भी जो बजट है वह एक ही बजट में दे दिया जाता है, पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था। तो जो 2016 में अंतिम रेल बजट पेश किया गया था वह किसके द्वारा पेश किया गया था, उस समय वित्त मंत्री कौन था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, शायद जो रेल बजट है वह वित्त मंत्री नहीं, रेल मंत्री पेश किया करते थे, सॉरी। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुरेश प्रभु और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनोज सिन्हा। तो इस तरह से जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश प्रभु। ये 2016 में केंद्रीय रेल मंत्री थे। तो यहीं पर हमारा अभ्यास प्रश्न
अभ्यास सेट ये 5वां नंबर का है, यहीं पर समाप्त होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसे पढ़ते जाइए, क्योंकि यहीं से आएंगे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बीएड में डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन करके आप लोगों के सामने हमें अभ्यास सेट लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।